हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम कंप्यूटर का सिलेबस पूरा करेंगे उसके तुरंत बाद मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस दूंगी, तो वो मैं आपको पिछली 2 वीडियोस में प्रोवाइड कर चुकी हूं। एंड देन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यू का आपका टेस्ट होने वाला है, तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना। तो आज आपका टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी किए पूरा सिलेबस को कवर करने की इन टॉप 80 क्वेश्चंस में कोशिश की गई है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, उसी एक मेथड को फॉलो करते हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप सभी इनका बहुत अच्छे से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार आप सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ टेस्ट में शामिल हो पाए और जान पाए कि कंप्यूटर को और ज्यादा उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है या फिर वो कर ले रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। फटाफट से थम्स अप करिए। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर शो कर दिया गया है। जल्दी से पढ़िए और आंसर करना स्टार्ट करिए। पहला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास में उपयोगी है। देखिए, कंप्यूटर में भी आपका शिक्षण कौशल से संबंधित इस तरह से प्रश्न आ जाता है, जो कि आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ही है। इजिली आप इसका आंसर कर पाएंगे। एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षण कौशलों के विकास में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है। एक अध्यापक के लिए उसका उच्च ज्ञान या शिक्षण विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शिक्षण कौशल के विकास के लिए, या सूक्ष्म शिक्षण या दल शिक्षण। जल्दी से बताइए इनमें से सबसे सटीक जवाब क्या होगा। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने या जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है वो सभी खुद को शाबाशी दीजिए। एकदम सही आंसर उन्होंने किया है। इसका सही जवाब होगा शिक्षण विधियां। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होती है अगर हमें शिक्षण कौशलों के विकास करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है। क्या समझते हैं आप शिक्षण कौशल से? ऑप्शन ए अनुदेशनात्मक क्रियाएं, या शिक्षण क्रियाएं, या शिक्षण व्यवहार, या फिर ये सभी मिलाकर के शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका समय शुरू होता है। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से पूरा करेंगे सभी 80 प्रश्नों को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब दिया। ये सभी शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है। शिक्षण कौशल के विकास की प्रविधि इनमें से कौन सी है? पहला, अनुकरणीय परीक्षण, क्या ये शिक्षण के कौशल का विकास करती है? या दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण, या तीसरा, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। इनमें से क्या होगा? अगर एक शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास करना है, उसके लिए प्रविधि कौन सी सबसे बेहतर होगी? तो उसके लिए सबसे अच्छी होगी सूक्ष्म शिक्षण, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण करते समय, माइक्रो टीचिंग करते समय एक शिक्षक को शिक्षण कौशलों को अच्छे से प्रयोग करना, कहाँ कब कौन सा कौशल प्रयोग में लाना है, कौन सी विधि प्रयोग में लानी है, वो सब चीज इसी के दौरान सिखाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की कुल संख्याएं कितनी होती है? तो शिक्षण कौशल की कुल संख्याएं कितनी होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 23 होती है। ठीक है, शिक्षण कौशल की कुल संख्याएं 23 होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं किसके लिए? पहला, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, या ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन है समुचित अधिगम परिस्थितियां हेतु, या समुचित अंतः प्रक्रिया हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। अब बताइए क्या है शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं, शिक्षण कौशल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? इन चारों में से एक आपको सही जवाब चुनना है। फटाफट से आंसर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। तो देखिए, शिक्षण कौशल का उपयोग हम विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी करते हैं, समुचित अधिगम की परिस्थितियां बनाई जा सके इसके लिए भी करते हैं, और बच्चों के साथ अच्छे से अंतः क्रिया की जाए, है ना, इसके लिए भी हम शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं। यानी उपयुक्त सभी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं किस लिए?
छात्रों के प्रोत्साहन हेतु या शिक्षण के अग्रसारण हेतु, अधिगम रुचिकर बनाने के लिए या सभी के लिए? बताइए छठे का क्या होगा सही जवाब। बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर करिए। तो यहाँ भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी का चुनाव ही कर रहे हैं, यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शिक्षण को ज्ञान की सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए। शिक्षक होगा यहाँ, ठीक है। शिक्षक को ज्ञान की सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें निहित वास्तविक संबंधों को भली प्रकार समझा जा सके। किसका कथन है? ये एक कथन पूछा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट कथन है वो भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिए है ताकि यही आपका ये भी कवर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। बताइए किसका कथन है? वेल्टन का, रूसो का, हिगेट का या रायबर्न का? तो ये कथन है दोस्तों वेल्टन का, ठीक है, यही सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, शिक्षण क्या है? सूचना देना या सिखाना या फिर ऑप्शन नंबर सी वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देना या फिर सभी है? तो बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बेस्ट इसका आंसर है? तो दोस्तों शिक्षण ये सभी है, वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता देना, सिखाना, सूचना देना, ये सभी शिक्षण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सीखने के निर्देशन या पथ प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसने कहा? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव करें। ये जो परिभाषा है, कथन है, यह है रिस्क का, ठीक है। रिस्क महोदय ने कहा कि भैया निर्देशन शिक्षण को सीखने के निर्देशन या पथ प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये रिस्क महोदय ने कहा। आगे चलते हैं, सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? एक सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? अच्छी आदतें, नेतृत्व का गुण या कक्षा नियंत्रित हो, नियंत्रण में हो, या फिर इसके बाद आपका नम्र और शिष्ट व्यवहार? बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए अगर क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत सही है तो वो कक्षा की जो सफलता है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल क्लासरूम मैनेजमेंट का होता है कि कब कौन सी चीज बच्चों को पढ़ानी है ना, सारी चीजें क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, क्या विकसित किया जाता है? कौशल को, प्रेरणा को या व्यक्तित्व को या उसके ज्ञान को? ठीक है, प्रशिक्षण के समय इनमें से क्या विकसित किया जाता है छात्रों के अंदर? तो उनमें कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है, कौशलों का विकास किया जाता है। आगे चलते हैं, टैप रिकॉर्डर में किन बातों को भरा जा सकता है? ध्वनि को, व्याख्यान को या वार्ता को या इन सभी को हम टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बताइए, आपने कभी ना कभी टेप रिकॉर्डर का यूज किया होगा, है ना। तो जब टेप रिकॉर्डर में हम इन सभी को, ध्वनि को भी, व्याख्यान को भी, वार्ता को भी, सभी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्लाइड प्रोजेक्टर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित सामग्री में कौन सा उपकरण आता है? ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर या बी मॉडल। प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड, और सामग्री को बोलते हैं मटेरियल, ठीक है, प्रोजेक्टेड मटेरियल जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो आपको इनमें से वही चुनना है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या बी ऑप्शन मॉडल या फिर ऑप्शन नंबर सी अवलोकन करना या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए आपका सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टेड मटेरियल पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन ए और बी को दोबारा से देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर और मॉडल। तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये कैसी सामग्री है? ये प्रोजेक्टेड मटेरियल है या फिर प्रक्षेपित सामग्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के बारे में क्या सत्य है? आईसीटी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए है, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम्यता को बढ़ाता है आईसीटी। इनमें से सही क्या है वो देखना है। अधिगम वातावरण को बढ़ाता है या उत्प्रेरण को बढ़ाता है या फिर सभी कार्य करता है? अब बताओ, आईसीटी को अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा?
तो ये सभी चीजें होंगी, है ना। शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, अधिगम वातावरण बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से क्या आईसीटी के भाग है? इनमें से कौन कौन से है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर डी उपयुक्त तीनों। तो 16वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, इन आईसीटी के अंतर्गत कौन कौन आएगी या उसके कौन कौन से भाग है? तो ये सभी आ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या आईसीटी उपकरण नहीं है? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? भाई टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है और रेडियो भी है। तो ये तीनों तो एलिमिनेट करो, बचा क्या? घड़ी, यही नहीं है आईसीटी का उपकरण। आगे चलते हैं, निम्न में से कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है? अब बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए इनपुट को स्वीकारना, आंकड़ों का भंडारण व प्रसंस्करण करना, आउटपुट के रूप में परिणाम का व कार्यों का कंट्रोल करना, या उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होगा? जब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी दे दिया गया है तो समझ जाइए कि ये तीनों ही पॉजिटिव सेंस में आंसर दिए गए हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिए, प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? जब प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर कार्य करता है तो किस नाम से हम जानते हैं? पहला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आधारित अधिगम, या कंप्यूटर जनरेटर, या कंप्यूटर व्यवस्थापित अधिगम। बताओ। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंतर्गत क्या होती है? सारे के सारे निर्देश होते हैं, सारे दिशा निर्देश होते हैं, तो ये यही कार्य करता है प्रशासनिक सहायक के रूप में प्रोग्रामिंग की वजह से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लास परियोजना या प्रोजेक्ट क्लास का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 1984 से 85 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आपका यहाँ पर 21 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी अगर आप सिंपल शब्दों में कहें कि आपके सीपीयू का क्या कार्य होता है? बताओ अभी। जानकारी या आंकड़ों को कंप्यूटर में भेजने का काम करता है कोई सीपीयू? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन, अंक गणितीय एवं तार्किक प्रक्रियाओं को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना, ये काम करेगा, या हार्ड कॉपी तैयार करने का काम करेगा, या स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। तो आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, कंप्यूटर आधारित अधिगम का क्या लाभ है? ऑप्शन ए शिक्षक का अभाव होता है, या ऑप्शन नंबर बी हमें पॉजिटिव सेंस में देखना है तो ये शिक्षक का अभाव जरूरी थोड़ा ही ना है कि कंप्यूटर आधारित अधिगम होगा तो वहां शिक्षक नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। आगे है स्वयगति, हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं या प्रोजेक्टेड मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर ये स्वयं संचालित भी होता है। आगे चलते हैं, समूह अध्ययन जरूरी नहीं है, अगर आप पीसी पर बैठे हैं तो कहाँ से समूह अध्ययन होगा? ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक संचालन, ये भी नहीं है, तो आपका एकदम सही जवाब है स्वयगति। आगे चलते हैं, प्रमुख रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ होता है? कई बार मैं आपको इस प्रश्न को बता चुकी हूँ कि जॉयस्टिक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? खेलों में प्रयोग करते हैं, या खेलने के लिए, कोई कंप्यूटर आधारित गेम को खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी से आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन है, भंडारण युक्तियां कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4 बताइए। तो भंडारण युक्तियां यानी मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो मैंने आपको बताया था कि आपकी 2 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। आगे चलिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या आप कह लीजिए वर्सेटाइल थी, नॉन वर्सेटाइल, ठीक है, इस प्रकार से फिर उसके अंदर रैम रोम आ जाता था। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर पिछली क्लासेस आपने दोस्तों मिस की हुई है तो उनको भी आप जरूर देखना। पिछली 8 क्लासेस में पूरा सिलेबस और उसके साथ साथ 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्यूटर की सभी क्लासेस को
देख सकते हैं। तो आगे बात करें, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, यानी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे भी पूछ सकता है, इस प्रश्न को ऐसे भी। बाकी बात वही है कि यहाँ भी आप बताएंगे 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या सॉफ्टवेयर, बताइए हार्डवेयर इनमें से क्या नहीं है। भाई प्रिंटर को भी आप छू सकते हैं, मॉनिटर को भी, कीबोर्ड को भी, क्या नहीं छू सकते, तो सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते, तो ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगी। सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सॉफ्ट कॉपी को क्या है, एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। एक प्रिंटेड आउटपुट, हाँ, आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन भी देखते हैं। डिवाइस, बिल्कुल नहीं, प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं, एक प्रिंटेड आउटपुट उसको हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ये फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ लिया गया है, बाकी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 प्रकार की। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जब मैं आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रही थी। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीसीपी या आईपी क्या है। ये फुल फॉर्म मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, आपने अगर क्लास देखी होगी बिल्कुल आंसर कर पाएंगे आप। आईपी की या टीसीपी किसे कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आईपी की फुल फॉर्म होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई थी। आंसर करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। तो सही जवाब होगा 1989 में शुरुआत की गई थी www की। इंटरनेट के अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीक होती है। ब्लूटूथ या जीपीआरएस वायरलेस या शेयर इट से या व्हाट्सएप से चलाते हैं आप इंटरनेट। तो इसको तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जीपीआरएस वायरलेस प्रयोग किया जाता है आपका मोबाइल फोन से इंटरनेट प्रयोग करने की ये तकनीक है। अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा जिसको हॉटमेल कहते हैं, इसके आविष्कारक कौन थे। तो फ्री ईमेल सेवा यानी हॉटमेल के आविष्कारक का नाम है, जल्दी से ऑप्शन देखिए सभी के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सबीर भाटिया, ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सबीर भाटिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये आपके सामने अगला प्रश्न है, पूछा गया है, ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अच्छा प्रश्न है, नया भी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए POP3 या GMAT या फिर POP2 या UDP, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर आप इसके लिए प्रयोग में जो लाते हैं निम्नलिखित में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए POP3। ठीक है, इसको ऐसे ही आप याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो ये मैंने आपको बताया था सर्च इंजन क्या होता है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। तो अब आप सेलेक्ट करिए इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जिसका आप अपने डेली लाइफ में रोज प्रयोग करते हैं जब भी आप कुछ सर्च करते हैं। तो बताइए 38 का सही जवाब क्या होगा। इंटरनेट, नेटस्केप नेविगेटर या मोजिला फायरफॉक्स या फिर ऑप्शन नंबर डी गूगल, बताइए। तो सर्च करने के लिए आप किस इंजन का प्रयोग करते हैं, गूगल भाई साहब का या गूगल बाबा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी www से रिलेटेड भी अगर प्रश्न आए कि किसने इसका आविष्कार किया तो वहां भी आपका सेम आंसर होगा। बताइए क्या है, लैरी पेज या कोनार्ड ज्यूस
या फिर टिम बर्नर्स ली या फिर जॉन विंसेंट? क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए। एकदम करेक्ट, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही आपने आंसर किया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा जा चुका है, अच्छा प्रश्न है और वे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुकी है, तो आपका यहीं से वो भी रिवाइज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हालांकि मैं जो सिलेबस की वीडियो मैंने आपको सबसे पहले प्रोवाइड की थी, फर्स्ट वीडियो, उसमें भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करवाया था कंप्यूटर के। ठीक है, तो वहां से भी आप अगर उसको देखना चाहते हैं ईयरली कि भाई कौन से साल में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, 2 पेपर सोल्व करवाए मैंने उसमें सुपर टेट के। देखिए क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में BCC का अर्थ क्या है, यानी आपसे कुल मिला के यहाँ BCC की फुल फॉर्म पूछी है। बताइए, ऑप्शन ए बोल्ड कार्बन कॉपी, या बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्रीफ कार्बन कॉपी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां सही जवाब जल्दी से आप लोग चुनेंगे, क्या होगा? बी ऑप्शन जिसने बताया है एकदम करेक्ट है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, एकदम सही जवाब है। अच्छा प्रश्न था। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी फुल फॉर्म, क्या होगी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, हमने 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी बचे 40 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कल डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो। और हमने बहुत जल्दी से बहुत स्पीड के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर किया है, अपनी स्पीड को बनाए रखना। और मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। ये बताइए आपने आज के इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।